हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका ए.के. तिवारी बुक भाग 1 में, जिसमें हम 13 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है। 14 चैप्टर आज हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है सामाजिक प्रतिमान मतलब सोशल नॉर्म्स। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके पीछे की वीडियो भी 1 से लेकर 13 तक मैंने चैनल पर डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, ए.के. तिवारी बुक भाग 1 के नाम से, और ए.के. तिवारी बुक भाग 2 को मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वो भी एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है, ए.के. तिवारी भाग 2 के नाम से। आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। आज का चैप्टर है अध्याय 14, जिसमें हमें पढ़ना है सामाजिक प्रतिमान, सोशल नॉर्म्स क्या होता है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संस्कृति द्वारा अनुमोदित जिन तरीकों को अपनाते हैं वे ही मोटे अर्थों में सामाजिक मानदंड हैं। सामाजिक मानदंड समाज में विपथगामी व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहायता पहुंचाते हैं। यदि सामाजिक मानदंड की सारी मर्यादाएं नष्ट हो जाए तो घोर अव्यवस्था फैल जाएगी। समाज अपनी व्यवस्थाओं की सुदृढ़ बनाए रखने के लिए और नई नई परिस्थितियों और समस्याओं को हल खोजने के लिए समय समय पर मानदंडों की रचना करता रहता है। इसलिए मेरिल ने कहा है, मानव मानदंडों का निर्माण करने वाली प्राणी है। मैन इज अ नॉर्म मेकिंग एनिमल। सामाजिक प्रतिमान सब समाज शास्त्र में दर्शन शास्त्र से आया है। समानता समाज के नियमों की सामाजिक व या मानदंड कहते हैं, जिनके अनुसार समाज के सदस्य आचरण व व्यवहार करते हैं। किंगस्ले डेविस कहते हैं, प्रत्येक समाज में दो प्रकार की व्यवस्थाएं होती है। एक है आदर्शात्मक मतलब नॉर्मेटिव ऑर्डर, दूसरा है यथार्थ व्यवस्था मतलब फैक्चुअल ऑर्डर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आदर्शात्मक व्यवस्था, वह होती है किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, अर्थात आदर्शात्मक व्यवस्था क्या होनी चाहिए की व्याख्या है। दूसरे शब्दों में समाज अपने सदस्यों से जो अपेक्षाएं रखता है वे आदर्श व्यवस्था का रूप है। उदाहरण के लिए रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने वाले व्यक्तियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे व्यवस्था बनाए रखने के लिए लाइन में खड़े होकर टिकट लें। इसके अतिरिक्त समाज में एक दूसरे के प्रकार की वास्तविकता पाई जाती है जो यथार्थ व्यवस्था का बोध कराती है। जहां आदर्श व्यवस्था किस प्रकार व्यवहार होना चाहिए बोध कराती है, यही यथार्थ व्यवस्था यह बताती है कि वास्तव में किस प्रकार का व्यवहार होता है। यथार्थ व्यवस्था दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सामाजिक प्रतिमानों के अनुकूल, दूसरा है सामाजिक प्रतिमानों के प्रतिकूल। व्यवस्थित स्थिति में व्यक्ति मानदंडों के अनुकूल भी व्यवहार कर सकता है और मानदंडों के प्रतिकूल भी। जब तक सामाजिक मानदंडों के अनुकूल व्यवहार होता है तब तक समाज में व्यवस्था बनी रहती है, किंतु जब सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन होने लगता है तो समाज में दुर्चिम के शब्दों में अप्रतिमानता मतलब एनोमी की स्थिति आ जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि उस समाज में सामाजिक मानदंड तो होते हैं किंतु उसके निरंतर उल्लंघन से अप्रतिमानता की स्थिति आ जाती है, जिससे अस्वस्थ समाज मतलब सिक सोसाइटी का निर्माण होता है। इस प्रकार सामाजिक मानदंड किसी भी स्वरूप में समाज की रीढ़ है। बिना सामाजिक मानदंड की सामाजिक ढांचा खड़ा नहीं रह सकता। किंगस्ले डेविस, सामाजिक प्रतिमान एक प्रकार के नियंत्रण है। मानव समाज इन्हीं नियंत्रण के बल पर अपने सदस्यों के व्यवहार पर इस प्रकार अंकुश रखता है जिससे वे सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में कार्य करते रहे, भले ही प्राणी उनकी प्राणी शास्त्रीय आवश्यकताओं में इससे बाधा पहुंचाती है। वुड्स ने कहा कि सामाजिक प्रतिमान वे हैं जो मानव व्यवहार की नियंत्रित करते हैं, व्यवस्था में सहयोग देते हैं और किसी विशेष स्थिति में व्यवहार की भविष्यवाणी करते हैं। किम्बाल यंग ने कहा, सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। बिरस्टीट ने कहा, सामाजिक प्रतिमान एक प्रमाणित कार्यप्रणाली का रूप है। यह कार्य संपन्न करने का तरीका है जो हमारे समाज में स्वीकृत है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। हारालोम्बस ने कहा, प्रत्येक संस्कृति में ऐसे निर्देश बड़ी संख्या में पाए जाते हैं जो विशिष्ट परिस्थितियों में व्यवहार को निर्देशित करते हैं। ऐसे निर्देशों को ही मानदंड कहते हैं। बिरस्टीट सामाजिक मानदंडों को सामाजिक व्यवस्था के नापने के पैमाने के रूप में देखते हैं। व्यवहार को संस्थागत और सांस्कृतिक तरीकों को ही सामाजिक प्रतिमान या मानदंड कहा जाता है। समाज के मेरुदंड के समान है, जिनके अभाव में कोई भी समाज व्यवस्थित रूप से खड़ा नहीं हो सकता।
सरल शब्दों में समाज में आचरण के नियम ही सामाजिक प्रतिमान कहलाते हैं। अब हम जानेंगे सामाजिक प्रतिमान की विशेषताओं के बारे में। इनमें क्या होता है? नियम जिनका पालन करने की अपेक्षा उस समाज के सभी सदस्यों से की जाती है। सामाजिक प्रतिमानों में अनेक छोटे या बड़े नियम और उपनियम होते हैं। सभी समाजों में अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। कौन? सामाजिक प्रतिमान। सामाजिक अस्तित्व की रक्षा होती है। पालन बाह्य दबाव के कारण नहीं बल्कि स्वाभाविक व्यवहार के अंग बन चुके होते हैं। मानव का पथ मतलब प्रदर्शन होता है। सापेक्ष होते हैं। सभी व्यक्तियों पर अथवा सभी परिस्थितियों में समान रूप से लागू होते हैं। क्या? समान रूप से लागू नहीं होते हैं। प्रतिमान नैतिक कर्तव्य की भावना से संबंधित होते हैं। विकल्प भी होते हैं किसमें? सामाजिक प्रतिमान में। व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, उनसे प्रभावित भी होते हैं। लिखित व अलिखित दोनों प्रकार के सामाजिक प्रतिमान होते हैं। सामाजिक उपयोगिताओं एवं आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं। सामाजिक प्रतिमान सामाजिक नियंत्रण के वे साधन हैं जो मानवीय व्यवहार को नियंत्रित एवं व्यवस्थित करते हैं। मानदंडों का वर्गीकरण। मानदंड दो प्रकार के होते हैं। एक है निर्देशात्मक मानदंड एवं निषेधात्मक मानदंड। जिस मानदंड से हमारा आचरण निर्देशित होता है उसे निर्देशात्मक मानदंड कहा जाता है, और जो मानदंड हमें किसी आचरण को करने की इजाजत नहीं देता उसे निषेधात्मक मानदंड कहा जाता है। बीरस्टीन ने सामाजिक प्रतिमानों के लोगों पर लागू होने के आधार पर दो भागों में बांटा है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक है सामुदायिक प्रतिमान और संघात्मक प्रतिमान। कौन बात करता है? बीरस्टीन। कम्युनल नॉर्म और एसोसिएशनल नॉर्म। कम्युनल नॉर्म क्या होता है? जिन प्रतिमानों का संबंध संपूर्ण समाज या समुदाय से है उन्हें सामुदायिक प्रतिमान कहते हैं, जैसे दातून करना, अभिवादन करना और वस्त्र पहनना। संघात्मक प्रतिमान क्या होता है? जिन प्रतिमानों का संबंध किसी समूह विशेष से होता है उन्हें संघात्मक प्रतिमान कहते हैं, जैसे शिक्षक को अच्छी तरह पढ़ाना आना चाहिए, या केवल शिक्षकों तक ही सीमित नहीं है, परीक्षा में नकल नहीं करना चाहिए, या प्रतिमान छात्रों तक ही सीमित है। बीरस्टीन ने भी सभी प्रकार के प्रतिमानों को 3 श्रेणियों में बांटा है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जनरीतियां, रूढ़ियां और कानून। फोकवेज, मोरेस और लॉ। किसने बांटा है? बीरस्टीन ने। लर्न कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रोफेसर किंगस्ले डेविस ने सामाजिक प्रतिमानों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। जनरीतियां, रूढ़ियां, कानून, संस्थाएं, नैतिकता व धर्म, परिपाटी, शिष्टाचार, फैशन एवं धुन। सामाजिक प्रतिमानों का एक वर्गीकरण सकारात्मक व नकारात्मक, पॉजिटिव व निगेटिव है। जिन कार्यों को करने के लिए कहा जाता है वे सकारात्मक प्रतिमान है, और जिसे जैसे सदा सच बोलना चाहिए। जिन व्यवहारों को करने की मनाही की जाती है वे नकारात्मक प्रतिमान है, जैसे कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। सामाजिक प्रतिमानों को औपचारिक एवं अनौपचारिक के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। कानून औपचारिक प्रतिमान है, जबकि जनरीति, प्रथा, रूढ़ि आदि अनौपचारिक प्रतिमान है। सामाजिक प्रतिमानों का एक वर्गीकरण इस प्रकार है, जैसे निर्धारित प्रतिमान समाज द्वारा जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की जाती है उसे निर्धारित प्रतिमान कहते हैं, जैसे सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए, पुत्र की पिता तथा छात्र की गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अधिमान्य प्रतिमान क्या होते हैं? इसमें अब विकल्प होता ही है, एक ही की तुलना दूसरे को अच्छा माना जाता है, जैसे माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं। स्वीकृत प्रतिमान ऐसे प्रतिमान व व्यवहार जिन्हें सहन कर लिया जाता है, जैसे अध्यापक के पढ़ाते समय चुपचाप उठकर बाहर आ जाना, किसी भाषण के दौरान खांसी आने पर हल्का खौंस लेना। फिर है निषेधात्मक प्रतिमान। वे प्रतिमान जो हमारे किसी व्यवहार पर रोक लगाते हैं, जैसे माता पिता यह ध्यान रखें कि बच्चे गली में नंगे नहीं घूमे, मेहमानों के आने पर हम तौलिया लपेट कर नहीं बैठे, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए आदि। कुछ प्रमुख प्रतिमानों का विस्तृत वर्णन किया गया है। फोकवेज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फोकवेज होता क्या है? अमेरिकी समाजशास्त्री समरन ने 1906 में प्रकाशित पुस्तक फोकवेज का सर्वप्रथम उल्लेख किया। जनरीति का शाब्दिक अर्थ क्या है? आम लोगों की रीति रिवाज, जनरीति अपेक्षाकृत स्थायी व्यवहार है जिनका पालन करना एक परिस्थिति में आवश्यक माना जाता है। समनर ने बताया है कि जनरीतियों का तात्पर्य व्यवहार के उन अपेक्षित संचित तरीकों से है जो एक विशेष परिस्थिति में सामाजिक क्रियाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि लोक रीतियों की उत्पत्ति विचारपूर्ण ढंग से नहीं होती है, अनियोजित एवं अमानचित्रित होती है। समस्त सामाजिक समूह उसे स्वीकार करता है। तभी तो मैकाइवर व पेज ने कहा है, जनरीतियां समाज में
मान्यता प्राप्त स्वीकृत व्यवहार की प्रणालियां हैं। गिलिन व गिलिन ने कहा है, जनरीतियां दैनिक जीवन के व्यवहार प्रतिमान है जिनका समूह में जन्म समानता अचेत दशा में होता है। बोगार्ट समूह की जनरीतियों में लोकाचार एवं व्यवहार के सभी अन्य ढंग सम्मिलित हैं। उन्हें रुचिकर समझा जाता है परंतु समूह कल्याण हेतु अनिवार्य नहीं है। ग्रीन ने कहा, कार्य करने की वे रीतियां जो एक समाज या समूह में सामान्य होती है, जो समाज या समूह में सामान्य होती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी परंपरागत चली जाती है, जनरीतियों के नाम से जानी जाती है। मेरिल व एंड्रिस जनरीतियां अक्षरशः लोक ढंग अर्थात सामाजिक आदतें अथवा समूह प्रत्याशाएं हैं जिनके समूह में दैनिक जीवन में विकास हुआ है। लुंडबर्ग ने क्या परिभाषा दी है? लोक रीतियां किसी समूह या समुदाय में पालन किए जाने वाले आचरण की शैली है, मनोवृत्तियां एवं स्वभावगत विश्वास है। हॉर्टन व हंट ने कहा, जनरीतियां सरल शब्दों में प्रथागत, सामान्य व स्वभावगत ढंग है जिनसे कोई समूह कार्य करता है। मार्टिन लैंड एंड मोना केसी ने कहा, लोक रीतियां कार्य करने के वे अभ्यस्त तरीके हैं जो एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्तियों और अपनी स्थानीय विशेषताओं से अभियोजना करने के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। विशेषताएं क्या है? स्वतः उत्पत्ति होती है, स्वीकृत व्यवहार होता है, विशिष्टता होती है और अनुवांशिक होता है। क्या? स्पॉन्टेनियस ओरिजिन, अप्रूव्ड बिहेवियर होता है, डिस्टिंक्टिव होता है और हेरिडिटरी होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। व्यक्ति जनरीतियों को अपने पूर्वजों से प्राप्त करता है। सामाजिक संरचना की हिफाजत होती है। जनरीतियां जनरीति एक गत्यात्मक परंपरा है, एक सांस्कृतिक तत्व के रूप में होती है, एक अमूर्त व्यवस्था है तथा सामाजिक संरक्षण पर आधारित होती है। समाज प्रत्येक व्यक्ति से यह आशा रखता है कि किस परिस्थिति में उसे किस ढंग से व्यवहार करना चाहिए। व्यवहारों की अपेक्षा हर समाज में अलग अलग प्रकार की होती है, इसलिए प्रत्येक समाज की अपनी अलग अलग लोक रीतियां होती हैं। किसी व्यक्ति को किस प्रकार बैठकर भोजन करना चाहिए, किसी से मिलने पर किस ढंग से अभिनंदन करना चाहिए, विदाई के समय कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस अवसर पर किस प्रकार का वस्त्र पहनना चाहिए, महिलाओं के साथ पुरुषों का कैसा व्यवहार होगा, बच्चों और बड़ों के साथ किस प्रकार का बातचीत करेंगे, इस प्रकार के हजारों अपेक्षित व्यवहारों को लोक रीति कहा जाता है। लोक रीतियां असंख्य या साधारण से लेकर गंभीरतम कार्यों व व्यवहारों से संबंधित होती हैं। रूढ़ियां मतलब मोरेज। सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसने किया था? समनर ने किया था। और फोकवेज का भी प्रयोग किसने किया था? समनर ने किया था। इनकी पुस्तक फोकवेज में प्रत्येक समाज कुछ खास नियमों से चलता है। इन्हीं नियमों से कुछ वैसे नियम भी होते हैं जिन्हें समाज किसी को तोड़ने की इजाजत नहीं देता है, जिन्हें तोड़ना बिल्कुल अनैतिक माना जाता है। समनर ने मोरेज शब्द का प्रयोग उन लोक रीतियों के लिए किया जिन्हें समूह द्वारा अधिक महत्वपूर्ण अतएव समूह कल्याण हेतु अनिवार्य समझा जाता है। समनर ने लिखा है कि लोकाचारों से मेरा तात्पर्य लोकप्रिय रीतियों और परंपराओं से है, जब इनमें ये निर्णय सम्मिलित हो कि वे सामाजिक कल्याण के लिए लाभदायक हैं। जब व्यक्ति पर उनका पालन किए जाने के लिए बल प्रयोग किया जाता है, यद्यपि उन्हें किसी सत्ता द्वारा समन्वित किया जाता है। डार्सन एवं गेटिस लोकाचार वे जनरीतियां हैं जिन्होंने अपने साथ ऐसी भावना जिन पर समूह का कल्याण मुख्यतः निर्भर है जोड़ लिए हैं। गिलिन व गिलिन ने कहा, लोकाचार वे प्रथाएं हैं, समूह दिनचर्या जिन्हें समाज के सदस्यों द्वारा समूह की सतत अवस्थिति हेतु आवश्यक समझा जाता है। मेकाइवर एवं पेज ने कहा, जब लोक रीतियां के साथ समूह कल्याण की धारणाएं या उचित अनुचित के स्तर मिल जाते हैं तो वे लोक रीतियां व लोकाचारों में बदल जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। बाकी डिफिनेशन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी मेकाइवर और पेज की डिफिनेशन इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो सामाजिक प्रतिमान हो गए, फोकवेज मतलब लोक रीतियां हो गई और मोरेज हो गए, इन सब से आपको बस स्टेटमेंट में पूछा जाता है कि ये सब होता क्या है, इसका मीनिंग पूछा जाता है, किसी की परिभाषा ज्यादा इसमें नहीं पूछी जाती है। इस प्रकार लोकरीति जब पूरी तरह समाज के लिए नैतिक एवं लाभकारी मानी जाती है तो लोकरीति लोकाचार का स्थान ग्रहण कर लेती है। लोकाचार का उल्लंघन एक प्रकार का निषेध माना जाता है। मेकाइवर व पेज ने लोकाचार के बारे में लिखा है, लोकाचार एक प्रकार का व्यक्तियों के आचरण का नियंत्रक है। लोकाचार को हमेशा समाज के द्वारा सही और नैतिक माना जाता है। अब हम जानेंगे रूढ़ियों की विशेषताएं। लोकाचार की निम्न विशेषताएं हैं। कौन कौन सी?
सामाजिक नियंत्रण के एक साधन के रूप में समूह और कल्याण की भावना होती है। नैतिक नियमों का समूह होता है, तार्किकता का इसमें अभाव होता है, एक कठोर नियम होता है, एक सामाजिक स्वरूप होता है और व्यक्ति एवं समाज के बीच एक कड़ी के रूप में क्या काम करता है? कौन? लोकाचार। मैकाइवर और पेन ने लोकाचार के निम्नलिखित कार्यों का उल्लेख किया। जैसे लोकाचार हमारे अधिकांश निजी व्यवहार को निश्चित करते हैं। लोकाचार व्यक्ति का समूह से तादात्म्य स्थापित करते हैं। लोकाचार सामाजिक सुदृढ़ता का संरक्षक है। लोकरीति और लोकाचार में अंतर। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि लोकरीति एवं लोकाचार समूह की अपेक्षाएं हैं जिनके अनुसार व्यवहार किया जाता है। लोकरीति एक अपेक्षित व्यवहार है, शुड बिहेवियर है, जबकि लोकाचार क्या है? आवश्यक मतलब मस्ट बिहेवियर है। लेकिन जब अपेक्षा में दबाव छिपा हो तो वही अपेक्षित व्यवहार को लोकाचार हो जाता है। जैसे वस्त्र पहनना, मृतक को दफनाना, अभिवादन करना इत्यादि। समनर के अनुसार जब लोकरीतियां उचित जीवन के दर्शन एवं कल्याण के जीवन नीति को अपना लेती हैं तो वे लोकाचार बन जाती हैं। इस प्रकार जब लोकरीतियां अपने साथ सही व गलत तथा समूह कल्याण की भावना जोड़ लेती हैं तो वे लोकाचारों में परिवर्तित हो जाती हैं। इस प्रकार लोक रीतियां दो प्रकार की होती है। वे लोक रीतियां जिनका अनुसरण किया जाना चाहिए क्योंकि उनमें विनम्र व्यवहार शिष्टाचार का ढंग समझा जाता है, तथा वे लोक रीतियां जिनका अनुसरण किया जाना चाहिए उन्हें समूह कल्याण के लिए आवश्यक समझा जाता है। इस प्रकार की लोक रीतियों को ही लोकाचार कहते हैं। लोक रीतियां सामूहिक कल्याण में सहायक भी हो सकती हैं और नहीं भी। लोकाचार को सदैव सहायक माना जाता है। लोकाचार किसी समुदाय अथवा समूह के जीवित स्वभाव के प्रतिनिधि हैं, इसलिए इनके उल्लंघन पर समाज कठोर मानदंड की व्यवस्था करता है, कठोर दंड की व्यवस्था करता है। लोक रीतियां व लोकाचार में एक महत्वपूर्ण अंतर यह भी है कि लोक रीतियों में व्यक्ति के सामने व्यवहार के विकल्प होते हैं, जबकि लोकाचार में कोई विकल्प नहीं होता। व्यक्ति को इसका पालन अवश्यम्भावी होता है। उदाहरणार्थ वस्त्र पहनना, अभिवादन करना, स्वजातीय विवाह करना इत्यादि लोकाचार है, जबकि सफेद वस्त्र पहनना, हाथ मिलाना, पैर छूना, गले मिलना, सुप्रभात कहना आदि अभिवादन के तरीके हैं, जो जनरीतियों के उदाहरण हैं। किंग्सले डेविस ने कहा है, लोक रीतियां कोष्ठ के जीवन रस और भारी अंग के समान है, जबकि लोकाचार नाभि मूल के समान है। लोकाचार में तार्किकता का अभाव होता है। ऐसा भी हो सकता है दूसरे व्यक्ति को ये अतार्किक लगे, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। उदाहरण जैसे पर्दा प्रथा हो गई, विधवा पुनर्विवाह पर रोक पश्चिमी लोगों का अतार्किक लगेगा। किसी संस्कृति के लोकाचारों से दूसरी संस्कृति अपरिचित हो सकती है। यह भी संभव है लोकाचारों का समूह कल्याण से कोई अनिवार्य संबंध ना हो। लोकाचार तथा लोकरीतियों में परिवर्तन होता रहता है। समय अनुसार लोकाचार लोक रीतियों में तथा लोक रीतियां लोकाचार में परिवर्तित होती रहती हैं। जैसे पर्दा प्रथा, वंशानुगत व्यवसाय, विधवा पुनर्विवाह निषेध पहले लोकाचार थे, अब वो लोक रीतियों में परिवर्तित हो चुके हैं। प्रथा मतलब कस्टम क्या होता है? प्रथा शब्द का प्रयोग ऐसी जनरीतियों के लिए होता है जो समाज में बहुत समय से प्रचलित हो। प्रथा में भी समूह कल्याण के भाव निहित होते हैं। यही कारण है कि कई बार प्रथा एवं लोकाचार प्रयोग पर्यायवाची के रूप में किया जाता है। प्रथा को अलिखित कानून कहा जाता है। जब जनरीतियों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया जाता है तो वे प्रथाओं के नाम से जानी जाती है। प्रथाएं नवीनता का विरोध होती हैं। ये कार्य करने के परंपरागत तरीकों पर ही जोर देती हैं। प्रथा को शिथिल रूप से प्रायः लोकरीति कहा जाता है। लोकरीतियां एवं प्रथाओं के मध्य अंतर मात्रा का है। डेविस लिखते हैं, प्रथा शब्द उन व्यवहार की ओर संकेत करता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता चला जाता है। अर्थात प्रथाएं वे व्यवहार हैं जिनका पालन केवल इसलिए किया जाता है कि बीते हुए समय में उनका पालन किया गया था। इस प्रकार यह लोकाचार की अपेक्षा लोकरीतियों के अधिक निकट है, लेकिन यह दोनों के परंपरागत व स्वचालित और सामाजिक चरित्र को स्पष्ट करती हैं। प्रथाएं हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उनमें तर्क का होना आवश्यक नहीं है। सामाजिक प्रतिमान के एक प्रकार के रूप में प्रथाएं काफी महत्वपूर्ण है। बोगार्ट्स के अनुसार प्रथाएं समूह द्वारा स्वीकृत नियंत्रण की वे पद्धतियां हैं जो इतनी सुदृढ़ हो जाती हैं कि इन्हें बिना सोचे विचारे मान्यता दे दी जाती है और इस प्रकार ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। रॉस ने कहा, प्रथा का अर्थ क्रिया करने के एक तरीके का हस्तांतरण है। परंपरा का अर्थ सोचने अथवा विश्वास करने के एक तरीके का हस्तांतरण है। लुनबर्ग, प्रथाएं वे लोकरीतियां हैं जो सापेक्षता दीर्घकाल से चली आ रही हैं।
जिससे इन्हें औपचारिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती जाती है। मैकाइवर ने कहा, प्रथा एक सामूहिक प्रक्रिया है जिसका धीरे धीरे विकास हुआ। उसे लागू करने व संरक्षित करने के लिए कोई स्पष्ट अधिनियम नहीं होता। उसकी घोषणा करने के लिए कोई संस्थापित सत्ता नहीं होती है। अतः स्पष्ट है, प्रथाएं सामाजिक बहिष्कार को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। वे हमारी संस्कृति को निर्धारित करती हैं, इसका संरक्षण करती हैं, इसे पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करती हैं। उन्हें समाज के अस्तित्व के लिए नितांत आवश्यक समझा जाता है। इतना पवित्र माना जाता है कि उनका कोई उल्लंघन न केवल एक चुनौती अथवा अपराध, अपितु ईश्वर के प्रकोप को आमंत्रित करने वाला अधार्मिक कार्य भी समझा जाता है। प्रथाओं का मनुष्य के ऊपर इतना शक्तिशाली प्रभाव होता है कि उन्हें मनुष्यों का राजा कहा जाता है। अपनी नियंत्रण शक्ति के कारण ही प्रथा को शेक्सपियर द्वारा पूर्व मतलब टायरेंट, मॉन्टेन द्वारा क्रोधित स्कूल अध्यापिका एवं बेकन द्वारा मनुष्य के जीवन का प्रमुख न्यायाधीश कहा जाता है। प्रथा लोकतांत्रिक और समग्रवादी दोनों है। यह लोकतंत्रीय इसलिए है क्योंकि इसका निर्माण समूह द्वारा होता है तथा प्रत्येक व्यक्ति इसके विकास में योगदान देता है। यह समग्रवादी इसलिए है क्योंकि यह आत्म-अभिव्यक्ति, सार्वजनिक और निजी के प्रत्येक क्षेत्र को हमारे विचार, विश्वासों एवं ढंगों को प्रभावित करती हैं। अब हम जानेंगे प्रथा का क्या महत्व है। प्रथाएं सामाजिक जीवन को नियंत्रित करती हैं। प्रथाएं सामाजिक विरासत का भंडार है। प्रथाएं सार्वभौमिक होती हैं। प्रथाएं व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। प्रथाएं लोकतंत्रीय और समग्रवादी दोनों हैं। अब हम जानेंगे कानून क्या होता है। लॉ सामाजिक प्रतिमानों में कानून सर्वाधिक शक्तिशाली औपचारिक स्वरूप है। कानून वे नियम हैं जिनके पीछे राज की शक्ति होती है। समनर कानून को संहिताबद्ध लोकाचार कहते हैं। क्रेब के शब्दों में कानून मानव प्राणियों द्वारा अपनी प्रवृत्ति एवं प्रकृति के अनुसार किए गए अनेक मूल्यांकनों में एक की अभिव्यक्ति है। ड्यूगिट ने कहा, कानून आचरण के वे नियम जिन्हें सामान्य व्यक्ति सामाजिक जीवन के लाभों को उन्नत व संरक्षित करने हेतु पालन करना आवश्यक समझते हैं। मैकाइवर और पेज ने कहा, कानून नियमों का एक ऐसा समूह है जो राज्य के न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हैं, जिनकी वे व्याख्या करते हैं। विशेष परिस्थितियों में उन्हें लागू किया जाता है। ऑस्टिन ने कहा, कानून श्रेष्ठ शक्ति का निम्न शक्ति को दिया गया आदेश है। कानून उचित अर्थ में आदेश का प्रकार है, परंतु आदेश होने के कारण प्रत्येक कानून किसी निश्चित स्रोत से उद्धृत होता है। इसका कोई निश्चित निर्माता होता है। बीरस्ट्रीट के अनुसार कानून केवल उन्हीं समाजों में होता है जिसका एक राजनीतिक संगठन होता है। कानून व्यवस्थापिका द्वारा स्पष्ट रूप से बनाए जाते हैं अथवा राजनीतिक अधिकारियों द्वारा विधेयकों के रूप में घोषित किए जाते हैं। विल्सन ने क्या कहा, कानून स्थापित विचारों एवं आदतों का वह अंग है जिन्हें नियमों के रूप में विशेष उपयुक्त मान्यता दे दी गई है, अतः जिन्हें राज की शक्ति और अधिकार का बल प्राप्त हो। हॉलैंड ने कहा, मानव की बाह्य क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए एक प्रभुता संपन्न राजनीतिक सत्ता द्वारा लागू किए गए सामान्य नियम ही कानून है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कानून समाज में मान्यता प्राप्त औपचारिक नियम है जो लिखित तथा स्पष्ट होता है, जिसका उल्लंघन करने पर औपचारिक अभिकरण द्वारा राज द्वारा दंड दिया जाता है। किंगस्टर डेविस ने दो प्रकार के कानून बताए। एक है प्रथागत कानून मतलब कस्टमरी लॉ। प्रथागत कानून हमें आदिम समाजों, आदिम जातियों एवं कृषक समाजों में देखने को मिलते हैं। जिन कानूनों को सामाजिक प्रथाओं, मानदंडों, आदर्शों एवं विभिन्न प्रकार के नैतिक मूल्यों का ध्यान में रखकर विकसित किया जाता है, उन्हें प्रथागत कानून कहते हैं। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है अफ्रीका की बुशमैन और हॉटेन जनजातियां। भारत में हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ प्रथागत कानून के उदाहरण हैं, जिसमें बुजुर्गों की समाप्ति, काउंसिल ऑफ एल्डर्स तथा नातेदारी न्यायपालिका कार्यपालिका का कार्य करती है। यह अनौपचारिक व अलिखित कानून है। वैधानिक कानून मतलब इनेक्टेड लॉ जटिल या आधुनिक समाजों के अंतर्गत वैधानिक कानून की प्रधानता होती है। इसका स्वरूप क्या होता है, लिखित होता है। दुर्गम दो प्रकार के कानून बताते हैं, कौन कौन से। एक है दमनकारी कानून मतलब रिप्रेसिव लॉ, दूसरा या यांत्रिक समाज या आदिम प्रकार के समाजों की विशेषता है, या जैसे को तैसे कानून पर आधारित है। प्रतिकारी कानून मतलब क्षतिपूर्ति का कानून, रेसिटेटिव लॉ आधुनिक या स्वाभाविक समाज की विशेषता है। कानून के अन्य स्वरूप निम्नलिखित है, जैसे औपचारिक कानून जैसे कानून, अनौपचारिक कानून जैसे जनरीति, रूढ़ी, प्रथा इत्यादि। सामाजिक मूल सोशल वैल्यू क्या होता है। समाज में मूल एक प्रकार का मानदंड है। प्रथा
साधारण मानदंड को हम मूल्य नहीं कहते हैं। जो उच्च कोटि के मानदंड होते हैं उसे ही जॉनसन मूल्य कहा है। वे मानदंड जो समाज में एक आदर्श स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं मूल्य कहे जाते हैं। सामाजिक मूल्य से हमें ज्ञात होता है कि कौन सा आचरण समाज के लिए ज्यादा अपेक्षित है। मूल के साथ हमेशा यह भाव जुड़ा होता है कि समाज के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है। दूसरे शब्दों में यह कहा जाता है कि जो मानदंड समाज के लिए सबसे अधिक वांछनीय है उसे ही मूल्य कहा जाता है। मैं सोच रही हूँ आपके लिए क्या करूँ कि एक छोटा छोटा वीडियो बनाऊं 5 से 10 मिनट का, जिसमें मैं सारे टॉपिक्स को रक्स मतलब स्मॉल साइज में एक लाइन में सबको समझा दूं, ताकि आपको चीजें भी समझ में आती रहे। ये तो एक हो गया बुक रीडिंग की तरह हो गया, जिसमें हम आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। बाकी मैं सोच रही हूँ एक एक टॉपिक का अलग से आपको 5 5 मिनट की वीडियो भी बना देती हूँ, जिससे आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। उदारता अगर आपको चाहिए होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी उसे भी शुरू करूँगी। मैं अपने खुद के नोट्स को वन लाइनर में अच्छे से फैक्ट के द्वारा आपको बता दूंगी, किसने क्या कहा है, मेन मतलब जो मेन मेन चीज़ें होती हैं और कौन सी बुक इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी। उदारता, ईमानदारी, देशभक्ति, सत्यता, मानवता, उपकार, दानशीलता इत्यादि मूल हैं, जो सुनने में अच्छे लगते हैं, बातें करने में अच्छे लगते हैं, लेकिन इनको अपने जीवन में लागू करना कठिन होता है। इस प्रकार सामाजिक मूल्य वे मानक व धारणाएं हैं जिनके आधार पर हम किसी व्यक्ति के व्यवहार, वस्तु के गुण, लक्ष्य, साधन एवं भावनाओं आदि को उचित या अनुचित, अच्छा या बुरा ठहराते हैं। मूल एक प्रकार से सामाजिक माप या पैमाना है, जिसके आधार पर किसी वस्तु का मूल्यांकन किया जाता है। इन मूल्यों को व्यक्ति समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा सीखता है, अंतर्गत करता है तथा इन्हीं के अनुरूप आचरण करने की सोचता है। भारतीय समाजशास्त्री डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी 1889 और में इनका जन्म हुआ था और इसमें इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। सामाजिक मूल्य पर काफी विस्तृत कार्य किया है। इनके द्वारा सामाजिक मूल्य के संबंध में व्यक्त विचार विश्व स्तरीय माना जाता है। मूल के संबंध में मुखर्जी के द्वारा लिखी पुस्तकों की रचना की गई है, जिनमें मूल्यों की संरचना मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है। मूल्यों का संतरण हायरार्की ऑफ वैल्यू का काफी प्रभावपूर्ण व्यवस्थित वर्णन किया जाता है। इनकी प्रमुख पुस्तकें द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज 1949 में आई थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। दूसरी है द डायमेंशन ऑफ वैल्यू 1964 में आई थी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के अनुसार मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छा तथा लक्ष्य है, जिनका आंतरिकरण सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है, जो प्राकृतिक अधिमानताएं, मानक तथा अभिलाषाएं बन जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफिनेशन है। जॉनसन के अनुसार मूल्यों को एक धारणा या मानक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो सांस्कृतिक हो सकता है या केवल व्यक्तिगत, जिनके द्वारा वस्तुओं की एक साथ तुलना की जाती है, वे एक दूसरे के संदर्भ में स्वीकार या अस्वीकार की जाती है, वांछित या अवांछित होती है, अच्छी या बुरी, कम उचित मानी जाती है। फीचर ने कहा समाजशास्त्रीय दृष्टि से मूल्यों को उन कसौटियों क्राइटेरिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसके द्वारा वह समूह व समाज व्यक्तियों, प्रतिमानों, उद्देश्यों व अन्य सामाजिक सांस्कृतिक वस्तुओं के महत्व का निर्णय करते हैं। इस प्रकार मूल सामाजिक माप या पैमाना है, जिसके आधार पर किसी वस्तु का मूल्यांकन किया जाता है। समाज एवं संस्कृति भिन्नता के कारण ही सामाजिक मूल्यों में भी भिन्नता पाई जाती है। उदाहरण, भारत में यौन पवित्रता का मूल पाया जाता है, इसलिए यहाँ विवाह पूर्व, विवाह के बाद पति पत्नी के अतिरिक्त यौन संबंधों की छूट नहीं दी जाती है। दूसरी ओर अनेक आदिम समाजों में विवाह से पूर्व एवं विवाह के बाहर भी यौन संबंध दिखाने रखने की छूट होती है। अब हम जानेंगे सामाजिक मूल्य की विशेषता। सामाजिक मूल्य सामाजिक मानक है। सामाजिक मूल्यों के बारे में समूह में एकमतता पाई जाती है। सामाजिक मूल्यों के पीछे उद्देश्य भावनाएं होती है। सामाजिक मूल्य गतिशील होते हैं। सामाजिक मूल्यों में विभिन्नता पाई जाती है। सामाजिक मूल्य सामाजिक कल्याण और सामाजिक आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। अब हम जानेंगे सामाजिक मूल्यों का वर्गीकरण। विलियम पेरी ने सामाजिक मूल्य को 4 भागों में विभाजित किया है। एक है सकारात्मक मूल्य, दूसरा है नकारात्मक मूल्य, तीसरा है विकासवादी मूल्य तथा चौथा है वास्तविक मूल्य। सीएम केस ने मूल्यों को 4 भागों में बांटा है। एक है स्वाभाविक मूल्य, ऑर्गेनिक वैल्यूज। इस प्रकार के मूल्यों का संबंध आग, पानी और भार आदि से है। दूसरा है विशिष्ट मूल्य मतलब स्पेसिफिक वैल्यू। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत विशेषताएं
रुचि व विचार होते हैं, उन्हीं के आधार पर वह किसी वस्तु का मूल्यांकन करता है। उदाहरण के लिए विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह को कोई व्यक्ति उचित मानता है और कोई अनुचित। तीसरा है सामाजिक मूल्य, सोशल वैल्यू। कुछ मूल्यों का संबंध सामाजिक जीवन से होता है। सामाजिक व्यवहार, परंपराओं, आदतों के संबंध में प्रत्येक समाज में कुछ मूल्य पाए जाते हैं। चौथा है कल्चरल मूल्य, मतलब सांस्कृतिक मूल्य। इनका संबंध संस्कृति से होता है। इनमें उपकरणों, प्रतीकों, सत्यता, सुंदरता एवं उपयोगिता आदि से संबंधित मूल्य आ जाते हैं। राधा कुमार मुखर्जी ने दो मूल्यों की बात की है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक है साधन मूल्य, मतलब इंटरेस्टिक वैल्यू, और दूसरा है साधन मूल्य, मतलब इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। साध्य मूल्य और साधन मूल्य। साध्य मूल्य मानव के आंतरिक जीवन से संबंधित ऐसे तथ्य एवं लक्ष्य एवं तृतीया हैं जिन्हें व्यक्ति, समाज दोनों ही जीवन और मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक मानते हैं। ये मूल्य व्यक्ति के अंग होते हैं। साधन मूल्य क्या होता है? साधन मूल्यों को प्राप्त करने, निर्वाह करने, विकसित करने में सहायता करते हैं। साधन मूल्य विशिष्ट और अस्तित्वात्मक होते हैं। भारतीय शास्त्रों में उल्लिखित पुरुषार्थों में मोक्ष, साध्य और मूल्य, जबकि धर्म अर्थ काम क्या है? ये है साधन मूल्य। मोक्ष क्या है? साधन मूल्य। और धर्म अर्थ काम क्या है? साधन मूल्य। मुखर्जी ने मूल्य और अपमूल्यों, नकारात्मक मूल्य में भी भेद किया है। समाज द्वारा स्वीकृत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वीकृत मानदंडों की उपेक्षा कर उनके विरुद्ध आचरण किया जाता है तो उसे सामाजिक मूल्यों का उल्लंघन एवं अवमूल्यन कहा जाता है। डॉक्टर मुखर्जी ने किसी भी समाज में मूल्यों का संस्करण, हायरार्की ऑफ वैल्यू का उल्लेख किया है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से मूल्य जिसमें बताए हैं इसे याद कर लीजिएगा। जैविक मूल्य, साधन मूल्य या बाहरी मूल्य, जैसे भोजन, मकान, बायोलॉजिकल वैल्यू। दूसरा है सामाजिक वैल्यू, सोशल मूल्य, साधन मूल्य व बाहरी मूल्य, प्रतिष्ठा, सम्मान। तीसरा है आध्यात्मिक मूल्य, स्पिरिचुअल वैल्यू, साध या आंतरिक मूल्य, मोक्ष। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एमएस गोरे दो प्रकार के मूल्यों की बात करते हैं। एक है साधन मूल्य, कोर वैल्यू, वह मूल्य जो भी सभी पर समान रूप से लागू होते हैं, जैसे बड़ों का आदर करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए इत्यादि। परिधि मूल्य मतलब पेरिफेरल वैल्यू, वह मूल्य जो समय व परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। सामाजिक मूल्यों का महत्व व कार्य, समाज में एक रूपता उत्पन्न करना होता है, व्यक्ति के लिए महत्व होते हैं। सामाजिक संगठन और एकीकरण लाता है। सामाजिक मूल्य सामाजिक क्षमता का मूल्यांकन करता है, भौतिक संस्कृति का महत्व बढ़ाता है, समाज के आदर्श विचारों व व्यवहारों का प्रतीक होता है, सामाजिक भूमिकाओं का निर्देशन करता है, सामाजिक नियंत्रण लाता है और अनुरूपता व विपथगमन को स्पष्ट करता है। कौन? सामाजिक मूल्य। हम सामाजिक प्रतिमानों से अनुरूपता को रखते हैं। रॉबर्ट ब्रेस्टिट की पुस्तक द सोशल ऑर्डर जो 1970 में आई थी, उनका कहना है कि सामाजिक प्रतिमानों के अनुरूपता को चार कारण होते हैं। पहला है सामाजिक शिक्षण, इंडोक्ट्रिनेशन। बच्चों को शुरू से सामाजिक शिक्षा दी जाती है, वह परिवार से ही प्रारंभ होता है। शायद इसलिए अरस्तु ने परिवार को प्राथमिक पाठशाला कहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है अभ्यस्तता, हैबिचुएशन, नित्य नियमों के पालन से यह हमारी आदत हो गई है। उपयोगिता, यूटिलिटी, नियमों का पालन व्यक्ति व समाज के लिए उपयोगी है। समूह तदात्मीकरण, ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, इनके पालन से समूह में एकरूपता उत्पन्न होती है। बर्गल ने विवेक को सर्वोच्च मूल्य मानते हैं। दुर्खिम ने सामाजिक मूल्य को एक आदर्श के रूप में मान्यता दी है। अब हम जानेंगे अनुशस्ति क्या होती है, मतलब सैंक्शन। समानता, अनुशस्ति और अभिमति का अर्थ है अंकुश, निषेध तथा दंड। अनुशस्ति किसी व्यवहार को करने या न करने की स्वीकृति है, जब सकारात्मक व नकारात्मक रूप से संगठित होती है। या दंड व पुरस्कार की अव्यवस्था है, जब सदस्यों द्वारा समूह के नियमों के अनुसार आचरण किया जाता है तो उसे पुरस्कृत व नियमों के प्रतिकूल आचरण करने वाले को दंडित किया जाता है। सामाजिक अनुशास्ति में व्यक्ति सामाजिक दबाव महसूस करता है। पेयर ने कहा, अनुशास्ति किसी भी क्रिया या व्यवहार को दी जाने वाली आज्ञा या सामाजिक स्वीकृति है। सामाजिक अनुशास्ति एक विशिष्ट व्यवहार को प्रोत्साहित व हतोत्साहित करने के लिए एक व्यक्ति या समूह को दिया जाने वाला जुर्माना या पुरस्कार है। रेडक्लिफ ब्राउन ने चार प्रकार के सामाजिक अनुशस्तियों का बात की है। एक है नकारात्मक अनुशस्तियां, मतलब नेगेटिव सेक्शन, वे हैं जिनका उद्देश्य व्यक्ति को दंड देना है। दूसरा सकारात्मक अनुशस्ति, पुरस्कार देना होता है, इसका लक्ष्य
विस्तृत अनुशस्ति क्या होती है? ये वे अनुशस्तियाँ होती है जो समुदाय के सदस्यों के स्वतःस्फूर्त अनुभव, जिनको समाज में स्वीकृत या अस्वीकृत कर दिया गया है, वह व्यवस्था समाज में अनौपचारिक व्यवस्था को बढ़ावा देती है। संगठित अनुशस्ति, ये वे सामाजिक क्रियाएं हैं जो किसी परंपरा व स्वीकृत रीतियों के आधार पर संपन्न की जाती है। इन्हें हम औपचारिक नियंत्रण के साधन भी कह सकते हैं। प्रशंसा, आर्थिक लाभ, मेडल, पदक, शबाशी आदि संगठित सकारात्मक अनुशस्तियों के और देश निकाला, जेल, जुर्माना संगठित नकारात्मक अनुशस्तियों के उदाहरण हैं। विश्वास प्रणाली क्या होती है? बिलीफ सिस्टम। मानव समाज में विश्वासों का महत्वपूर्ण स्थान है। विश्वासों के आधार पर ही व्यक्ति प्रथाओं, नियमों और धर्म आदि का पालन करता है। जिन विश्वासों को सामाजिक अनुमोदन प्राप्त होता है, वे सामाजिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दुर्खिम ने विश्वास को एक सामाजिक तत्व माना है। विश्वास हमारी अभौतिक संस्कृति का अंग है। यह हमारे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सभी प्रकार के व्यवहार को प्रभावित करता है। विश्वास किसी वस्तु या विचारधारा को सही मानने की स्वीकृति है। यह मस्तिष्क की वह स्थिति है जो किसी वस्तु या आस्था या भरोसा व्यक्त करती है। थियोडोरसन ने कहा, विश्वास किसी भी वास्तविकता के बारे में एक कथन है जिसे एक व्यक्ति द्वारा सत्य के रूप में स्वीकारा जाता है। अब हम जानेंगे इसकी विशेषताएं। किसकी? विश्वास की विशेषताएं। विश्वास का संबंध मानव के मस्तिष्क से है। इसका संबंध मानव की आस्था और भरोसे से है। यह हमारी अभौतिक संस्कृति का अंग है। विश्वास का उल्लेख सभ्य व शिक्षित समाजों के साहित्य में किया जाता है। असभ्य एवं अशिक्षित समाजों में लोकगीतों, कथाओं, संगीत, पौराणिक गाथाओं, धर्म व जादू टोने की क्रियाओं में विश्वासों को व्यक्त किया जाता है। विश्वास सत्य और असत्य हो सकते हैं। अधिकांशतः विश्वासों का संबंध धर्म, ईश्वर तथा अलौकिक शक्ति से होता है। विश्वास प्राकृतिक तथा सामाजिक दोनों ही हो सकते हैं। अब हम जानेंगे विश्वास के प्रकार। विश्वास दो प्रकार के होते हैं। एक है वैज्ञानिक विश्वास, मतलब साइंटिफिक बिलीफ, जिनका संबंध विज्ञान एवं वैज्ञानिक विषयों एवं प्रयोगों से होता है। दूसरा अवैज्ञानिक विश्वास, अनसाइंटिफिक बिलीफ, जिनका संबंध वैज्ञानिक परीक्षण नहीं हुआ है। वे विज्ञान की कसौटी पे नहीं खरे उतरे हैं। अंधविश्वास इसी श्रेणी में आते हैं। समाज में विद्वान विश्वासों को रॉस ने 5 भागों में बांटा है। कौन कौन से 5 भाग हैं? समाज में यह विश्वास जम जाता है कि समाज द्वारा स्वीकृत नियमों का पालन उचित है, उसका उल्लंघन अनुचित है। मानव के प्रत्येक कार्य का कोई न कोई अलौकिक शक्ति देख रही है, जो व्यक्ति को समाज द्वारा स्वीकृत कार्य करने का पुरस्कार व समाज विरोधी कार्य करने पर दंड देती है। दूसरा है, समाज या विश्वास रखता है कि आत्मा अजर अमर है। मरने के बाद व्यक्ति उसके कर्मों के अनुसार ही अगला जन्म मिलता है। अगला जन्म सुखमय व दुखमय होगा या उसके पहले के जन्म के कार्यों पर निर्भर है। कर्म एवं मुक्ति की धारणा प्रमुख रूप से हिंदुओं में पाई जाती है। तीसरा है, विश्वास यह भी है कि व्यक्ति को अच्छे या बुरे कर्मों का फल इसी जीवन में पुरस्कार व दंड के रूप में आवश्यक मिलता है। दंड की देवी नेमेसिस आदर्श रूप से व्यक्ति के कार्यों को देखती रहती है। चौथा है, स्वर्ग व नर्क में विश्वास भी समाज में नियंत्रण बनाए रखता है। स्वर्ग की इच्छा लोगों को सत्कर्म करने को प्रेरित करती है एवं नर्क से बचने की इच्छा बुरे कार्य को करने से व्यक्ति को रोकती है। पांचवा है, भूत प्रेतों व पूर्वजों की आत्मा में विश्वास भी समाज में नियंत्रण रखता है। लोग यह मानते हैं बुरे कार्यों से पूर्वजों की आत्मा को ठेस पहुंचती है, अतः वे समाज विरोधी व्यवहारों से बचते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या आपको 5 मिनट वाली सीरीज चाहिए जिसमें मैं सिंपल भाषा में आपको टॉपिक मेन कंटेंट समझा दूं कि इसमें क्या बताया गया है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।